आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2004 में पूर्व में आए हुए प्रश्नों का। हमने अब तक अध्ययन कर लिया है भाग 1, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20, भाग 2 प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40। आज हम भाग 3 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे तथा उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि वे उत्तर कैसे सही हैं। आज हम जिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वह प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 41 यानी 41 है कि भारतीय विदेश नीति आधारित है किस एक पर। पहला है पश्चिमी गुट, दूसरा है साम्यवादी गुट, तीसरा है गुट निरपेक्षता और चौथा है जियो और जीने दो। तो भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। यहाँ विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही है क्योंकि भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। यह गुट निरपेक्षता क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय विश्व स्तर पर 2 सैन्य गुट, एक पूर्व सोवियत रूस और दूसरा अमेरिका का था। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। वह किसी गुट में शामिल होकर के अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए भारत ने दोनों ही गुटों से तटस्थ रहने की नीति अपनाई तथा यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति, जो दोनों गुटों में से किसी में न रह करके विश्व स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें गलत और सही का परीक्षण करके जो न्याय है उसका साथ देना, यही गुट निरपेक्षता है। जॉर्ज लिस्का एक ऐसा विद्वान था जिसने सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता को इसके वैज्ञानिक अर्थों में समझने का प्रयास किया। गुट निरपेक्षता को नाम भी कहा जाता है। इस नाम आंदोलन की जो शुरुआत हुई, यह अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में 18 से 24 अप्रैल 1955 के बीच हुई, यहाँ से प्रारंभ होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भारत रहा है। भारत से जिस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधित्व किया वे जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र रहा है। मिस्र के जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे वे थे गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्नो, घाना के क्वामा निक्रुमा और युगोस्लाविया के टीटो थे। यानी इसके संस्थापक सदस्यों में भारत था, घाना था, इंडोनेशिया था, मिस्र था, युगोस्लाविया था। इन राष्ट्रों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता की स्थापना की थी। गुट निरपेक्षता की स्थापना सन 1961 में हुई। यह युगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में इसमें 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस तरह से भारतीय जो विदेश नीति का जो आधार है वह गुट निरपेक्षता है। जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है इसका जो मुख्यालय है यह इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका 19वां, अब तक इसके कुल 19 शिखर सम्मेलन हो गए हैं। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुई और इसमें विश्व के 120 सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया तथा 90 देशों के पर्यवेक्षक इसमें शामिल हुए। जो गुट निरपेक्षता की नीति है
इसकी कतिपय विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं हैं मुख्य रूप से यह 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पहला है कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया जाता है। नंबर 2, इसके अंतर्गत जो सदस्य देश हैं किसी भी गुट का सदस्य नहीं बन सकते तथा ये सदस्य देश किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता नहीं करेंगी तथा ये उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे तथा अपने देश में किसी भी महाशक्ति का सैनिक अड्डा बनने से इनकार कर देंगे। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है यह अलगाववाद और तटस्थता की नीति नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ अलगाववाद या तटस्थता से लगाते हैं, जबकि गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत सही और गलत का परीक्षण करते हुए जो सही हो उसका साथ देना है। यह गुटनिरपेक्षता की जो नीति है यह शीत युद्ध की विरोधी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने अपने वर्चस्व को लेकर के वैचारिक स्तर पर पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो अप्रत्यक्ष वैचारिक स्तर पर युद्ध चला उसे शीत युद्ध कहा जाता है। उस शीत युद्ध का गुटनिरपेक्षता विरोधी है, साम्राज्यवाद का विरोधी है, उपनिवेशवाद का विरोधी है तथा रंग भेद यानी प्रजातियों के बीच कोई अंतर न हो यानी जो लोग प्रजातिवाद का समर्थन करते हैं उनका विरोधी है। यह सैन्य गठबंधनों राजनीतिक गठबंधनों का विरोध करता है तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में यह क्या करता है, विश्वास करता है। यह विश्व के जो परमाणु अस्त्र हैं, जो मारक अस्त्र हैं, उन अस्त्रों के निःशस्त्रीकरण में भी विश्वास करता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 42 में, निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता को परस्पर सम्मान। तो यहाँ पर निम्न में से कौन पंचशील से संबंधित नहीं है? तो गुटनिरपेक्षता, यहाँ यह उत्तर सही होगा। आइए देखिए, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वह पंचशील से उसका कोई संबंध नहीं है। जो पंचशील का सिद्धांत है यह भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में पेकिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ, जिसमें विदेश नीति के पालन के लिए व्यवहार नियंत्रण करने के लिए प्रतिबद्धता की बात कही गई है। जो इसमें प्रतिबद्धताएं कही गई हैं इसके अंतर्गत भारत और चीन ने परस्पर यह समझौता किया कि वे दोनों एक दूसरे की प्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे, उस पर आक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, आंतरिक हस्तक्षेप नहीं यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे तथा परस्पर सहायता और लाभ की नीति का पालन करेंगे। समस्त मामलों में परस्पर सहायता और जिससे एक दूसरे को लाभ पहुंचे इस नीति का पालन करेंगे तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी साथ साथ रह करके हम विश्व समाज में जीवन यापन करेंगे। इस तरह से पंचशील, शील का मतलब होता आचरण, पंच 5 यानी जीवन जीने के जो 5 नैतिक नियम हैं उन्हें पंचशील कहा जाता है, जो मुख्यतया बौद्ध धर्म से संबंधित है, किंतु विदेश नीति के अंतर्गत भारत और चीन के मध्य इस संदर्भ में समझौता हुआ जिसे पंचशील कहा गया, यानी 5 वे नियम जिन्हें आपसी विदेश नीति के पालन में दोनों देशों को अपनाना है। 45वां क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बाडुंग, बेलग्रेड, लुसाका और
मिस्र। हमने पूर्व की व्याख्या में देखा कि इसमें उत्तर क्या होगा, बेलग्रेड। यानी प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था वह बेलग्रेड में आयोजित हुआ। गुटनिरपेक्ष जो देश रहे हैं उनका पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। इस बेलग्रेड सम्मेलन में विश्व के 25 देशों के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। 2024 में 19वां शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुका है, जो युगांडा की राजधानी कंपाला में संपन्न हुआ और इसमें 120 गुटनिरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गुटनिरपेक्षता जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीके कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब उन्होंने भाषण दिया था उसमें प्रयोग किया था। 5वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण है। 5वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्षता का यह कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी शिखर सम्मेलन यानी 5वें शिखर सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया था। इस आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, जो 2021 में यानी 12 अक्टूबर 2021 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मनाई गई। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ 12 अक्टूबर 2021 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मनाई गई। 44 है कि भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह किसी के अधीन नहीं है। भारत में न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वह एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें केंद्र स्तर पर यानी संघ स्तर पर ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है यानी उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के नीचे जो है जिला न्यायालय है और जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय भारतीय न्यायपालिका के सबसे निचले पायदान की संरचना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 214 के अधीन यह बात कहा गया है कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होला। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को कई अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें मूल, अपीलीय और परामर्शी तथा अन्य अधिकार शामिल हैं। यदि हम उच्चतम न्यायालय के शक्तियों की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय को मुख्य रूप से 3 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं, प्रारंभिक या मौलिक, दूसरा है अपीली और तीसरा है परामर्शी अधिकार। प्रश्न संख्या 45 है कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था। यानी इन व्यक्तियों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया। महात्मा गांधी, एम.एन. राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें महात्मा गांधी उत्तर सही है। भारत के लिए सबसे पहले सन 1922 में महात्मा गांधी ने एक संविधान की बात कही थी। महात्मा गांधी भारत के ऐसे पुरोधा हैं जिनकी सर्वप्रमुख पुस्तक माइक्स वेरी हिंद स्वराज है। गांधी के सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक चिकित्सा, साधन साध्य तथा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत अति महत्वपूर्ण हैं। इनका एक सिद्धांत स्वराज का भी सिद्धांत है। गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा तथा चंपारण आंदोलन
में सम्मिलित किसान राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बापू कहा, यद्यपि जवाहरलाल नेहरू भी उन्हें बापू कह करके पुकारते थे। महात्मा गांधी ने भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन छोड़ा। आंदोलन छेड़ने के दौरान उनका जो पहला आंदोलन था नील सत्याग्रह, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, तिनकठिया प्रथा के विरोध उन्होंने सफल आयोजन किया था। कब किया था? 1917 में किया था। दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन जो 1918 में हुआ, प्लेग से जो है बोनस के लेकर के मांग की गई थी। अगला किसान आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह उन्होंने किया। फिर इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करके भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त दिलाया। प्रश्न संख्या 46 है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है? यानी संसदीय प्रणाली में कौन सा एक प्रकार है जो कार्यपालिका के वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इसमें होगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ही संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूके। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें जो एकात्मक राज्य है वह है यूके। एकात्मक राज्य वह राज्य होता है जिसमें जो शक्ति होती है वह केंद्र में निहित होती है। राज्य मात्र एक एजेंट होते हैं और राज्य जो होते हैं वे अपनी शक्तियां और अधिकार के लिए केंद्र पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। ऐसा एकात्मक शासन प्रणाली में होता है। तो यहाँ पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वह संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया भी संघात्मक है और भारत भी संघात्मक है। इस तरह हमने देखा कि यूके यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक राज्य है। हमने बताया कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन की शक्तियां जो होती हैं वह केंद्र में निहित होती हैं। राज्य अपनी शक्तियों के लिए पूरी तरह से केंद्र पर आश्रित होता है। जो प्रांतीय या क्षेत्रीय इकाइयां हैं वे केंद्र सरकार के एक एजेंट की तरह होते हैं। उनको सत्ता और प्राधिकार किससे मिलता है? केंद्र से मिलता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो एकात्मक हैं यूके के अलावा। आप यहाँ देख लीजिए जो परीक्षा के दृष्टि उपयोगी हैं। एकात्मक शासन फ्रांस में है, जापान, स्पेन, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा, मिस्र, इटली, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड आदि में। एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ ज़्यादा सफल होती है जो राज्य छोटे होते हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? तो भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं एकात्मक संविधान की हैं, कुछ विशेषताएं संघात्मक संविधान की है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प ऐसा है जो एकात्मक व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। पहला है अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा है एकल नागरिकता, तीसरा है आपातकालीन प्रावधान और चौथा है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो यहाँ उत्तर औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति उस शासन की व्यवस्था है जहाँ पर मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी संसदीय व्यवस्था का यह लक्षण है। तो यहाँ पर जो है वह चौथा ऑप्शन सही होगा। राज्य का प्रधान एक औपचारिक प्रधान होगा। ऐसा व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली में किया जाता है। भारत का जो संविधान है उस संविधान में कुछ एकात्मक
व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, वे एकात्मक व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनमें से आप कुछ देखिए। जैसे शक्तिशाली केंद्र सरकार, भारत में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक शक्तियां हैं, इसलिए यह एकात्मक की विशेषता है। एकल संविधान, एकात्मक सरकारों में एक संविधान होता है, दोहरा संविधान नहीं होता। भारत में एक संविधान है, इसलिए यह एकात्मक की विशेषता है। एकल नागरिकता, संघीय राज्यों में केंद्र की अलग नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता होती है। एकात्मक राज्य में एक नागरिकता होती है, भारत में एकल नागरिकता है, यह भी लक्षण एकात्मक संविधान का है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका यह एकात्मक संविधान का लक्षण है। संघात्मक शासन वाले देशों में जो न्यायपालिका होती है वह केंद्र और राज्यों में दोनों की शक्तियां अलग अलग निर्धारित होती हैं, यह भी क्या है, एकात्मक का लक्षण है, एकीकृत न्यायपालिका। अखिल भारतीय सेवाओं यानी आईएएस और आईपीएस जो सेवाएं हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू होती हैं। इसके साथ साथ ही एकीकृत चुनावी मशीनरी, भारत में जो चुनाव आयोग है यह न केवल केंद्र के चुनाव को संपन्न कराता है बल्कि राज्य में भी होने वाले चुनाव को संपन्न कराता है। भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान किया गया है, यह भी एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात, सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रपति शासन, ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो एकात्मक की विशेषता बताती है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र जो है राज्य के सीमाओं, क्षेत्र तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है, यह भी प्रावधान एकात्मक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है यह भी एकात्मक लक्षण है। इस तरह से भारतीय संविधान में आपने प्रमुख एकात्मक लक्षणों को देखा। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91। तो इसमें अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह विघटित नहीं हो सकता है। राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए वह अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो और वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा उन योग्यताओं को भी धारण करता हो जो संसद विधि के द्वारा बनाए। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्य का वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो भारत में है उसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों का जो है मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से करते हैं। वर्तमान में कुल 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, जो राज्य के विधान मंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष अंकगणित मत पद्धति से चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें उत्तर सही होगा कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। देखिए कैसे, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। किसी व्यक्ति को उपसभापति बनने के लिए वही योग्यताएं, अर्हताएं होंगी जो राज्यसभा के सदस्य की होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 यानी 89 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनेगी। संविधान के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत यह प्रावधान है
कि उपसभापति कैसे जो है अपने पद से हट सकता है। पहली शर्त यह है, यानी पहला यह हो सकता है कि उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति यानी उपराष्ट्रपति को दे दे। दूसरा होता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा उसके खिलाफ बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो वह जो है उपसभापति से हट सकता है। तो कभी कोई प्रश्न आता है उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देता है। उपसभापति के कार्य क्या हैं? उपसभापति जब उपराष्ट्रपति यानी सभापति नहीं रहता है तो वह उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित रहे तो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करे वह कर्तव्यों का निर्वहन करता है। राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता सभापति यानी उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपसभापति करता है। यदि वह भी अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा अपने नियमों से जिसको निर्धारित करे वह अध्यक्षता राज्यसभा के बैठकों की करता है। जब उपसभापति को हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता है, किंतु उसे राज्यसभा में बोलने उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो होगा, किंतु मतदान का अधिकार नहीं होगा। प्रश्न संख्या 51 है कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पर 13, 18, 19, 20। तो संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान है कि संसद के विधि के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा में 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह संख्या है 550। 530 सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 20 सदस्य जो होते हैं वो विधि के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के लोकसभा क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 331 के अधीन यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस तरह पहले कुल 552 लोकसभा सदस्य हो सकते थे, किंतु वर्तमान में अभी 543 के लिए निर्वाचन होता है। जम्मू कश्मीर को संघ शासित राज्य क्षेत्र चुने जाने से पूर्व 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य होते थे, किंतु वर्तमान में अब 524 राज्यों से और 19 सदस्य जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। अब जो है एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनयन राष्ट्रपति करते थे, अब उसका प्रावधान संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में समाप्त कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति अब एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं कर सकते हैं। इसी संशोधन यानी 104वें संशोधन के द्वारा ही लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की सीमा 10 साल तक बढ़ा दी गई। कुछ संशोधन और भी महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप देखिए। 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 में आया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कमजोर वर्गों यानी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10% आरक्षण की बात की गई। 105वां संवैधानिक संशोधन 2021 आया, इसने यह राज्यों को शक्ति प्रदान किया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान, राज्य
कर सकता है, इस संदर्भ में उसे और शक्ति प्रदान की गई। 106वां संवैधानिक संशोधन विधेयक या अधिनियम 2023 में जो है पारित किया गया, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए लोकसभा तथा दिल्ली विधानसभा में 1/3% सीटों का आरक्षण दिया गया। प्रश्न संख्या 52 है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा अध्यक्ष, चौथा संबंधित मंत्री। यहां उत्तर होगा अध्यक्ष। लोकसभा में दिए गए भाषण और अभ्युक्तियां जो होती हैं वो अध्यक्ष को संबोधित होती हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव अपने ही सदस्यों में से करता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा सदस्य नहीं रहने पर समाप्त हो जाता है, या लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र दे तब नहीं रहेगा, या लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से यदि उसे हटाने का संकल्प पारित कर दिया जाए तो भी वह अपने पद पर नहीं रहेगा, किंतु इसके लिए शर्त है कि 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना होगा। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो उस रिक्त पद पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करे वह अध्यक्ष के पद पर कार्य करेगा। किंतु यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तब सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो सदन यानी लोकसभा अपने में से जिसे नियुक्त करे वह अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के खिलाफ यदि सदन में मामला विचाराधीन है तो वह बैठकों में भाग तो ले सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, अवधि निश्चित नहीं, तो यहाँ पर 2 माह। राष्ट्रपति शासन के जारी रखने के लिए संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, या फिर राष्ट्रपति को यह लग जाए कि राज्य का जो शासन है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य की विधायी शक्ति संसद में निहित हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने में यदि संसद का अनुमोदन नहीं होता है तो वह समाप्त हो जाएगी। यदि संसद का अनुमोदन हो जाता है तो वह 6 महीने रहेगी। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि 2 महीने के पहले ही सदन विघटित हो जाता है तो प्रथम बैठक से 1 महीने के भीतर उस प्रस्ताव को अनुमोदित करना आवश्यक होगा। अनुमोदन के बाद यदि घोषणा वापस नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू रहेगी। दूसरी बार यदि 6 महीने आगे और राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पूर्व में है, यानी 2 महीने में अनुमोदन। यदि 2 महीने के पहले ही लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा जब बैठेगी उसके 30 दिन के अंदर अनुमोदन अपनाई जाएगी। किंतु ऐसी उद्घोषणा 3 साल से अधिक नहीं की जा सकती। 1 वर्ष के बाद यदि राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है तो निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र लेना होगा और वह प्रमाण पत्र में यह बात कहेगा कि अभी ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि वहां निर्वाचन कराया जा सके।
पंजाब राज्य इसका अपवाद है, जहां पर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रश्न संख्या 54 है कि क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। तो हाँ, किसी व्यक्ति को जो है एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्य का राज्यपाल होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां उसी में निहित होगी। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। यद्यपि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है तो इसे कभी भी हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो राज्यपाल बनना चाहता है उसके लिए कुछ अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर सका हो। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वह अपना शपथ इसके सामने लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। राज्यपाल को अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का जो है अधिकार है, प्रविलंबन का अधिकार है, विराम का अधिकार है यानी रोक देने का, परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति राज्यपाल में निहित है। प्रश्न संख्या 55 है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो यहाँ पर उत्तर होगा 6 माह। तो आइए देखिए कैसे। चूंकि राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए अध्यादेश 6 माह तक ही रह सकता है। यद्यपि संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल के समवेत होने यानी बैठने के 6 सप्ताह बाद जो है कोई भी अध्यादेश लागू नहीं रह सकता है। और यह प्रावधान राज्यों में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। जहां विधानसभा है या जहां विधान परिषद है, ऐसी परिस्थितियां आवश्यक हो गई हैं कि जब कानून बनाया जाना अति आवश्यक है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर वहां अध्यादेश लागू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। किंतु कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। यानी उन मामलों में अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता है जिन मामलों में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की अपेक्षा की गई हो। ऐसे कानून जो राष्ट्रपति के विचार के लिए रचित किए जा सकते हों, या ऐसे विधेयक जो कानून तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न प्राप्त हो जाए। इस तरह से 3 स्थितियां ऐसी हैं कि जब राज्यपाल इन 3 स्थितियों के विधेयकों के मामले में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यद्यपि राज्यपाल को उन सभी विषयों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जिस विषयों में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल का जो कानून होता है तथा जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होता है, दोनों की शक्तियां लगभग समान होती हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है। यदि विधानमंडल सत्र में आ जाए और 6 सप्ताह की अवधि बीत जाए तो भी इसे वापस लिया जा सकता है, या विधानमंडल 6 सप्ताह के पूर्व ही इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो अध्यादेश को वापस ले सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है प्रश्न संख्या
56 है, 75, 70, 65, 62, तो यहाँ उत्तर होगा 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन यह प्रावधान है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वे 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के अधीन विहित प्रक्रिया यानी असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत तथा 2/3 बहुमत के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, वह भारत के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत का पेशा नहीं कर सकेगा। प्रश्न संख्या 57 है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी सिद्ध दुराचार या फिर अयोग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाएगा। इसके लिए प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही हटाया जाएगा। न्यायाधीशों को केवल आप जानिए कि 2 आधार पर ही हटाया जा सकता है। पहला है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता। प्रश्न संख्या 58 है कि न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? USSR, UK, USA, स्विट्जरलैंड, यहाँ उत्तर होगा USA, चूँकि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो न्यायिक समीक्षा जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह USA से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा वास्तव में है क्या? न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायालयों की वह शक्ति है जो विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों के विधि मान्यता का जांच करती है। भारत में जो न्यायपालिका है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही कानून की जांच करती है। वास्तव में पूरी दुनिया में न्यायालय 2 आधारों पर ही कानूनों या फिर के आदेशों का परीक्षण करती हैं। पहला इसमें है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी इस्टेब्लिश बाय लॉ, दूसरा है विधि की उचित प्रक्रिया प्रोसीजर बाय लॉ के द्वारा। भारत में हमने बताया कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही न्यायिक पुनरीक्षण होता है। भारत में न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का आधार अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 तथा अन्य कई अनुच्छेदों से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 59 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कानून मंत्री। तो राष्ट्रपति इसमें सही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124(6) एवं संविधान के 3री अनुसूची में विहित प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124
में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जब करेगा तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह जिसे वह उचित समझता है कर सकेगा और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका जो कार्यकाल है वह 65 वर्ष है। जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो या फिर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो। प्रश्न संख्या 60 है कि एक रिट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया। और चौथा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो रिट का अर्थ ये है। प्रश्न यहाँ पर विकल्प 3 सही है। तो यहाँ देखिए, मूल रूप से भारत में रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार मिला हुआ है वह अनुच्छेद 32 के अधीन मिला हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है और जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के अधीन जो उसे रिट अधिकारिता मिला हुआ है वह मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रिटें जारी करते हैं वे रिटें हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी जिसको बनाया गया है उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष किया जाए जिससे न्यायालय उसका परीक्षण कर सके, यदि वह निर्दोष है तो न्यायालय उसे मुक्त कर सके। दूसरा है अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे पद को धारण कर लेता है जो कानून के अनुसार उचित नहीं है तो न्यायालय भी इसका परीक्षण कर सकता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है, जिसको क्यू वारंटो कहा जाता है। यहाँ पर चौथा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं कोई प्राधिकारी, न्यायालय, निगम, व्यक्ति, संस्था जिसमें जो कानून के उल्लंघन करता है उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों रिटें उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक देना, प्रोहाइबिटेशन। यदि अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत उच्चस्थ न्यायालय के अधीन जितने न्यायालय हैं यदि उनके अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई लंबित है जिसमें कानून का उल्लंघन हो रहा है, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है, तो उच्चस्थ न्यायालय उस लंबित कार्रवाई को रोक सकता है और प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। उत्प्रेषण यानी यह जो प्रोहिबिटेशन है यह कार्रवाई लंबित है, कार्रवाई चल रही तब जारी होती है, और उत्प्रेषण यानी किसी मामले में निर्णय दे दिया गया हो
और वह कानून के विरुद्ध हो तो उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालय इस मामले में आदेश देता है कि बंदी को हमारे सामने लाया जाए। यदि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है यानी गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय यह आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर आप हमारे सामने संबंधित बंदी को प्रस्तुत करें, जिससे उसके न्याय संगतता की परीक्षा की जा सके। यदि वह अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसे मुक्त किया जा सके। यहाँ पर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस कहा जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने लाया जाए। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के व्यक्तियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करता है। दूसरा है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। न्यायालय यह पूछता है कि आपने किस प्राधिकार से लोकपद को धारण किए हैं। यदि वह व्यक्ति लोकपद को बिना प्राधिकार के, बिना नियम के धारित करता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसको पदच्युत करने का आदेश दे सकता है। अगला है मैंडामस, परमादेश। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह आदेश प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार, न्यायिक निकायों को कानून के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए किया जाता है। मैंडामेंस जारी करना या न जारी करना यह न्यायालय के विवेक के अधीन है। मैंडामन का मतलब है कार्य करने का आदेश देना। यह न्यायालय का एकाधिकार है कि वह किसी प्राधिकारी को, सरकार को तथा न्यायिक निकायों को कार्य करने का आदेश दे सकता है। प्रतिषेध को प्रोहिबिटेशन कहा जाता है। यह अर्धन्यायिक प्राधिकारी निचले न्यायालयों में लंबित कार्रवाई के दौरान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जारी करता है और इसके अंतर्गत यह बात कही जाती है कि जब कार्रवाई चल रही है, यदि अधीनस्थ न्यायालय या कोई अर्धन्यायिक संस्था नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो यह रिट जारी किया सकता है। दूसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है मंगा लेना, इसको अंग्रेजी में सैटोरी भी कहते हैं। यह अवर न्यायालयों या फिर अर्धन्यायिक निकायों ने यदि कोई निर्णय ऐसा दे दिया है जिसमें उसने अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया है, ऐसी स्थिति में ऊपर का न्यायालय उस निर्णय को जांच के लिए अपने पास मंगा सकता है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में जो अंतर है, प्रतिषेध कार्रवाई चल रही है उस दौरान रोक लगाने के लिए जारी किया जाता है और उत्प्रेषण जो है निर्णय दिया जा चुका है और जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो हैं वह अधिकारिता के अधीन हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय किया जाता है। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का एक आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पर 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। पहला, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। दूसरा है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तीसरा है प्रेस स्वतंत्र होता है। चौथा है सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो लोकतंत्र का अभिलक्षण न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। यह उत्तर गलत है, यह लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है। इसमें किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है और सार्वजनिक राय प्रकट करने को प्रत्येक व्यक्ति को
अधिकार होता है। तो प्रश्न संख्या 61 में जो है पहला सही है। लोकतंत्र का एक आवश्यक अभिलक्षण है न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह। यह गलत है, यह नहीं है। तो लोकतंत्र वास्तव में है क्या? लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह डेमोक्रेसी दो शब्दों डीमोस प्लस क्रेसी से मिलकर के बना है, जहाँ डीमोस का अर्थ जनता होता है और क्रेसी का मतलब शासन होता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति से है। जो लोकतंत्र होता है, दुनिया भर में लोकतंत्र के दो प्रारूप हैं, यानी दो प्रकार के लोकतंत्र पाए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत यह विधान किया जाता है कि जो जनता होती है वह अपने संदर्भ में स्वयं कानून बनाती है, यानी कानून के निर्माण में जनता स्वयं भागीदारी करती है। किंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो लक्षण है, उसके अंतर्गत जनता खुद अपने लिए कानून न बना करके अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, और यही प्रतिनिधि जो होते हैं वे जनता के लिए कानून बनाते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में हर जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही लागू है। केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। लोकतंत्र को साम्यवादियों ने अपने तरीके से अपने विचारधाराओं पर आधारित करके जन लोकतंत्र की परिकल्पना की है। पाकिस्तान के अयूब खान ने मूल या फिर नियंत्रित लोकतंत्र बेसिक और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की बात पाकिस्तान के अयूब खान ने किया है। इंडोनेशिया के सुकर्णो ने निर्देशित लोकतंत्र यानी गाइडेड डेमोक्रेसी की कल्पना की है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि साम्यवादियों का लोकतंत्र कौन सा लोकतंत्र है, जन लोकतंत्र है। किसने जो है निर्देशित लोकतंत्र की बात कही है, तो सुकर्णो ने गाइडेड लोकतंत्र या निर्देशित लोकतंत्र की बात कही है। अयूब खान ने मूल लोकतंत्र या कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात कही है। प्रश्न संख्या 62 है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा, यानी भारत में किसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। पहला है चुनाव आयोग, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है संसद और चौथा है राष्ट्रपति। तो भारत में राजनीतिक दल को मान्यता जो है वह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को हमने बताया कि मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है। भारत में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को दो आधारों पर दो प्रकारों से मान्यता प्रदान करता है। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए और दूसरा होता है राज्य स्तरीय पार्टी के लिए, यानी राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्र स्तरीय पार्टी। तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल के लिए और राज्य स्तरीय दल के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय दल के लिए मान्यता के लिए यह प्रावधान है कि कुल पड़े हुए वैध मतों का 6%, यानी चुनाव में जो मत प्रतिशत है वह 6% उसका, और 4 सीटें 4 से अधिक राज्यों से,
तथा लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों। यानी किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी दी जा सकती है जब वह कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा लोकसभा की कम से कम 4 सीटें 4 या 4 से अधिक राज्यों से प्राप्त किया हो तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा सकती है। दूसरा क्या है, या फिर लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं यदि कुल सीटों का 2% सीट कोई राजनीतिक दल जीत लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। तो लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीट होगा 11 सीट, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। यानी लोकसभा की 11 सीटें जो कम से कम 3 राज्यों से हो, या फिर आप कह सकते हैं कि लोकसभा की 2% सीटें जो 3 राज्यों से हो तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा सकती है। राज्य स्तरीय दल को मान्यता देने के लिए यह प्रावधान है कि जिस राज्य की वह पार्टी है उस राज्य में उसे लोकसभा या फिर विधानसभा के 6% वोटों के साथ कम से कम 2 सीटें जीता हुआ। यानी जिस राज्य की वह पार्टी है उस राज्य में 6% वोट के साथ लोकसभा या विधानसभा के 2 सीटें पर विजयी हुआ हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। या उस दल को विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों में से 3% सीटें या 3 सीटें मिली हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 63, अंतिम संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें होती हैं वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार, 3 वर्ष में 1 बार। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें वर्ष में 1 बार होती हैं। हमने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। महासभा उन 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ को वांडेनबर्ग नामक एक विद्वान था। इसने इसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी तथा सूमा नामक विद्वान थे, इन्होंने इसे विश्व की नगर सभा कहा। महासभा में जो सदस्य राष्ट्र हैं वे केवल एक मत दे सकते हैं, यद्यपि एक राष्ट्र को महासभा में अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। महासभा की नियमित वार्षिक जो सत्र चलता है वह वर्ष में 1 बार और यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर के दिसंबर तक चलती है। संयुक्त राष्ट्र सभा से संबंधित एक प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब लाया। तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को ले आया। इस तरह से वर्ष 2004 में आए हुए प्रश्नों के
उत्तरों तथा उनसे संबंधित अन्य प्रश्नों, उनके विश्लेषण का अध्ययन हमने किया। वर्ष 2004 में इन जिन 63 प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, यह परीक्षा होने के बाद निरस्त कर दी गई थी। दोबारा पुनः 2004 की परीक्षा आयोजित हुई। उस परीक्षा के प्रश्नों का वैधानिक हल, समुचित हल हम आपके लिए लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।